गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक। ये बच्चों आज का आपके यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। इसके बाद आपकी ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ पढ़ने से पहले हम एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरेज क्या होती हैं। बच्चों, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें कई प्रकार की रेज होती हैं। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी अधिक होती है वो होती है गामा रेज, उससे कम फ्रिक्वेंसी की एक्स रेज, उससे कम की अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड और फिर माइक्रोवेव, और सबसे कम फ्रिक्वेंसी की जो रेज होती हैं वो होती है रेडियो रेज। तो रेडियो रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, क्योंकि जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ अधिक होती है। इसी प्रकार से गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी आप लोग जानते हैं, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे इन दोनों में से वेव्स में से इसकी फ्रिक्वेंसी कम है और इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या है, अधिक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है तो वेवलेंथ क्या है, कम है। तो गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे अधिक होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो गामा रेज से कम रेज की जो फ्रिक्वेंसी की होती हैं वो होती हैं एक्स रेज। तो ये होती है हमारी एक्सरेज जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सरेज का जो डिस्कवर किया था वो 1895 में विलियम रंगटन ने एक्सरेज की खोज की थी। एनर्जी इसकी होती है E बराबर एच न्यू, जहाँ पर एच क्या है, प्लांक नंबर है, जिसका मान होता है 4.136 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। अब देखते हैं हम एक्सरेज का उत्पन्न कैसे होती हैं। एक्सरेज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में सेल में, जैसे के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल और एन सेल। इस प्रकार से जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इस के सेल के किसी इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है तो ये के सेल के इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इमिट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, E-E0, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है तो के सेल की ये जो जगह है ये क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है। ये जगह क्या हो गई, अब रिक्त हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इस जगह को भरने के लिए एल सेल या एम सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आते हैं। जब एल सेल, क्योंकि एल सेल की क्या है, एनर्जी अधिक है के सेल की तुलना में, तो जब एल सेल से इलेक्ट्रॉन के सेल में आता है तो वो एल सेल की ऊर्जा कितनी है, E1, और के सेल की ऊर्जा कितनी है, E0। तब जब एल सेल से इलेक्ट्रॉन के सेल में इस रिक्त स्थान को भरने के लिए आता है तो वो E1 - E0 ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है एक्स रेज के रूप में उत्सर्जित होती है। एल सेल से जब के सेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको बोलते हैं के अल्फा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन एम सेल से इस रिक्त स्थान को भरने के लिए आता है तो उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो होती है E2 - E0, और ये भी एक्स रेज के रूप में ही उत्सर्जित होती है, जिसका मान होता है के बीटा। तो इस प्रकार से एक्स रेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब हम देखते हैं एक्स किरणों का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, लॉज इक्वेशन एंड ब्रैग्स इक्वेशन। जब एक वर्ण यानी कि मोनोक्रोमैटिक एक्स किरण पुंज किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो वह क्रिस्टल के परमाणु से विकिरणित हो जाती है, और यह किरण पुंज सभी संभव दिशाओं में विकिरणित होती है। एक वर्ण यानी कि मोनोक्रोमैटिक जो रेज होती है उसका मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही, क्योंकि कई तरह की रंगों की किरणें होती हैं, उनमें से एक ही रंग की, किसी एक रंग की किरण जब किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो वह सभी संभव दिशाओं में विकिरणित हो जाती है। यदि किसी निश्चित दिशा में हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त करनी है तो सभी परमाणुओं से जो उत्सर्जित होने वाली किरण है वो आपस में क्या होनी चाहिए, समान कला में होनी चाहिए, यानी कि अर्थात समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण का मतलब है कि जब दो किरणें एक ही प्रकार से समान कला में उत्सर्जित होती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो अधिक
अधिक आयाम की तरंग हमें प्राप्त होती है तो ये होती है समपोषी व्यतिकरण। लेकिन यदि विपरीत कला में तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो हमें विनाशी व्यतिकरण की प्राप्त होता है, अर्थात हमें कम आयाम की तरंग प्राप्त होती है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए क्या आवश्यक है, हमें अधिकतम तीव्रता की तरंग चाहिए। तो उसके लिए अधिकतम तीव्रता के लिए जो भी किरणें एक्स किरणें विकिरणित होंगी वो किस में होनी चाहिए, समान कला में, यानी कि समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल O एक क्रिस्टल P। तो ये क्रिस्टल O P पर आपतित तरंग है और ये इस पर विवर्तित तरंग है। इसी प्रकार से क्रिस्टल O पर आपतित तरंग है और ये क्रिस्टल पर विवर्तित तरंग यानी से विकिरणित तरंग है। तो हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पर स्थित दो क्रिस्टल परमाणुओं O तथा P द्वारा समांतर एक वर्णी एक्स किरण पुंज का विवर्तन होता है। समांतर एक किरण पुंज इसका विवर्तन होता है और ये सिर्फ विकिरणित हो रही है। तो परमाणु O तथा P पर आपतित तरंगाग्र क्या है, OA तो आपतित तरंगाग्र है और PB क्या है, विवर्तित तरंगाग्र है। तो और आपतित तरंगाग्र के जो एकांक सदिश है वो क्या है, n0 कैप है और विवर्तित तरंगाग्र का जो एकांक सदिश है वो क्या है, n कैप है। तो यदि आपतित यूनिट वेक्टर n0 कैप और विवर्तित यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है, तो बिंदु P तथा O से विवर्तित x किरणों के बीच पथांतर, इनके बीच में यानी कि अब ये जो दोनों किरण है यहाँ से यहाँ तक समान दूरी तक आई है और ये भी समान दूरी है। तो इनमें जो पथों का अंतर है वो कहाँ से, ये AP और OB, इनके ये बीच में पथों का अंतर है। तो इसमें बीच में पथों का अंतर निकालने के लिए AP में से हम OB को क्या कर देंगे, माइनस। तो इनमें पथों का अंतर यानी पथांतर ज्ञात हो जाएगा। तो पथांतर जो होगा वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू AP माइनस OB। AP क्या है, आपतित तरंगाग्र है, तो आपतित तरंगाग्र R डॉट n0 कैप, OB विवर्तित है तरंगाग्र है तो इसके लिए R डॉट n कैप। वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा R डॉट n0 कैप माइनस R डॉट n कैप। R डॉट दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा n0 कैप माइनस n कैप। तो डेल्टा का मान आ जाएगा R डॉट कैपिटल N, जहाँ कैपिटल N क्या है, n0 कैप माइनस n कैप है। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू R डॉट एन कैपिटल N, जहाँ n0 माइनस n कैप है। अब हम जानते हैं कलांतर बराबर क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर। कलांतर को फाई से व्यक्त करते हैं, 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा से। पथांतर का मान हमने ज्ञात किया है समीकरण नंबर फर्स्ट से, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई लैम्डा R डॉट n, ये पथांतर का मान पुट कर दिया। लेकिन हमें कौन सी तीव्रता प्राप्त करनी है, हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त करनी है। तो अधिकतम तीव्रता के लिए समपोषी व्यतिकरण होना चाहिए और समपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन होती है वो होती है कि कलांतर जो है वो 2 पाई का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो यानी कि ये कलांतर है, ये 2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए जो हम कुछ भी पुट ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यदि एक A, B तथा C क्रिस्टल के किसी क्रिस्टल के यूनिट वेक्टर हैं, आप यूनिट वेक्टर समझते ही है, मैंने क्रिस्टल में आपको समझाया था, एक बार और देख लीजिए। ये A, ये B और ये C। यदि A, B, C किसी क्रिस्टल के यूनिट वेक्टर हैं तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए, 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा हम A के लिए देखेंगे तो R की जगह क्या आ जाएगा, A, यानी कि 2 पाई अपॉन लैम्डा A डॉट n 2 पाई H क्या है, इस दिशा में पूर्णांक है, H, K और L ये पूर्णांकी हैं। ऐसे ही फाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा B डॉट n इज इक्वल टू 2 पाई K। फाई सी हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा C डॉट n इक्वल टू 2 पाई L। यहाँ पर H, K, L क्या है, पूर्णांक है। यदि n0 कैप और n कैप के बीच का कोण अगर 2 थीटा है तो कैपिटल N का इसका जो परिमाण निकलता है वो निकलता है 2 साइन थीटा। तो ये हो गया 2 साइन थीटा। अब अगर हम मान लें कि यदि A, B तथा C के n की दिशा में कोज्याएं क्रमशः क्या हैं, अल्फा, बीटा और गामा हैं।
कोज्या, यानी कि कोस का मान क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। तो हम जानते हैं अगर किसी डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी का अकॉर्डिंगली जब हम ए डॉट एन को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट एन इज इक्वल टू ए एन कॉस थीटा। तो ए एन का मान 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ए के लिए क्या है, कोज्या, इसका मान अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा 2a अल्फा साइन थीटा। इसी प्रकार से बी डॉट एन क्या हो जाएगा, 2b बीटा साइन थीटा और सी डॉट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c गामा साइन थीटा। तो समीकरण नंबर 3 से ये आपकी समीकरण नंबर 3 से 2 पाई अपॉन लैम्डा ए डॉट एन इन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a अल्फा, ए डॉट एन की वैल्यू पुट करेंगे तो 2a अल्फा साइन थीटा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एच लैम्डा। ऐसे 2b बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा, 2c गामा साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो हमारे पास जो ये समीकरण प्राप्त होगी, ये समीकरण नंबर 4, इन्हीं लॉवेज के इक्वेशन कहते हैं, लावे की ये समीकरण कहलाती हैं। अब देखेंगे हम ब्रैकेट समीकरण निकालेंगे। इन समीकरण से स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर ए बी और सी के सापेक्ष, यानी कि यूनिट वेक्टर जो ए बी सी है उसके सापेक्ष दिशात्मक कोज्याएं अल्फा, बीटा और गामा वो क्या है, एच अपॉन ए, के अपॉन बी और एल अपॉन सी के क्या है, समानुपाती हैं। देखिए इनसे पता लग रहा है कि अल्फा किसके समानुपाती है, इस इक्वेशन से अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू है एच अपॉन ए, बीटा प्रोपोर्शनल टू है के अपॉन बी और गामा प्रोपोर्शनल टू है एल अपॉन सी। तो ये एच अपॉन ए, के अपॉन बी तथा एल अपॉन सी के क्या है, समानुपाती होती हैं। तो मिलर सूचकांक की जो परिभाषा के अनुसार ये समीपवर्ती लैटिस तल क्रिस्टल तलों के क्रिस्टल अक्षों के एक्स, वाई तथा जेड पर क्रमशः इनके व्युत्क्रम, क्योंकि व्युत्क्रम निकाल लेते हैं हम इनके इंटरसेक्शन का, तो ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल अंतःखंड काटती हैं, अर्थात लैटिस तल एच के एल विवर्तन तल के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी थी मिलर सूचकांक की। तो ये किसके क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो यदि डी एच के एल दो समीपवर्ती तलों के बीच की दूरी है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एच के एल इज इक्वल टू ए अल्फा अपॉन एच इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन के और इज इक्वल टू सी गामा अपॉन एल। तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 हमारी क्या कह रही थी कि 2a अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू एच लैम्डा। तो एच को इसके यहाँ नीचे ले आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a अल्फा अपॉन एच साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। 2a अल्फा अपॉन एच क्या है, d, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, d। तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एच। तो अगर हम इस एन के लिए लें तो हमारे पास आ जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पर एन क्या है 1 2 3 विवर्तन का क्या है क्रम है। इस इक्वेशन को 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा को क्या बोलते हैं, ब्रैग्स की इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्रैग की इक्वेशन और ये समीकरण नंबर 4 है जो हमारे पास क्या है, लावेज की इक्वेशन है। तो ब्रैग्स की इक्वेशन और लावेज की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे ब्रैग का नियम कि ब्रैग्स का लॉ क्या कहता है, ब्रैग के नियम क्या कहते हैं। ब्रैग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यदि किसी क्रिस्टल के दो समीपवर्ती तलों के बीच की दूरी d है, जैसे कि ये क्रिस्टल है, इन क्रिस्टल के बीच की दूरी क्या है, d है। यदि किसी क्रिस्टल के दो समीपवर्ती तलों के बीच की, इन दोनों तलों के बीच की दूरी क्या है, d है, तथा आपतित एक्स किरणों का क्रिस्टल के तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है, ये आपतित एक्स किरण है, ये से विवर्तित हो गया, इस क्रिस्टल से पृष्ठ स्पर्शीय कोण क्या है, थीटा है। तो समकोषी व्यतिकरण के लिए, यानी कि जब ये दोनों क्या होंगी, समान कला में होंगी, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है, जहाँ n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन है।
तो अब इसको समझेंगे हम। इसका प्रूफ देखते हैं। ये तो था एक्स ब्रेक्स का लॉवलेट का नियम कि जब किसी क्रिस्टल पर दो समप्रति तलों के बीच की दूरी डी है तो आपतित एक्स किरणों का क्रिस्टल के तल से प्लस स्पर्श कोण थीटा है तो समपोषी व्यतिकरण 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अब देखेंगे हम। देखो ये दो क्रिस्टल हैं ए और बी, जिन पर आपतित किरणें क्या है पी ए और पी क्यू, और विवर्तित क्या है ए आर और बी एस। तो मान लीजिए एक्स किरणें पी ए और क्यू बी, यहाँ आएगा क्यू बी दिशा में किसी क्रिस्टल से थीटा कोण बनाती हुई आपतित हो रही है, और ए व बी से ये समांतर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी क्या है इनकी डी है। ए व बी से ये थीटा डैश कोण बनाती, जो कि थीटा बराबर क्या है थीटा डैश बराबर थीटा पर विवर्तित हो रही है, जो है आर एस और बी एस। तो यदि अधिकतम तीव्रता के लिए परमाणु से जो प्राप्त विवर्तित एक्स किरणें ये किसमें होनी चाहिए समान कला में होनी चाहिए, अर्थात ए आर व बी एस किरणों में पथांतर है जो λ/2 का पूर्ण गुणज, λ/2 का सम गुणज यानी कि इवन मल्टीपल होना चाहिए। इवन मल्टीपल बोल सकते हैं हम, ये सम गुणज बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो हम चूंकि ए एम क्या है, ए एम है आपतित तरंगाग्र और ए एन क्या है, ए एन है विवर्तित तरंगाग्र। तो पथांतर हम देखेंगे इन दोनों में पथांतर यहाँ से यहाँ तक किरण बराबर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये बराबर है। पथों में जो अंतर है वो ये है एम बी प्लस बी एन। तो ये इन पथों दोनों किरणों के पथों में अंतर है, तो यानी कि पथांतर क्या हो जाएगा एम बी प्लस बी एन। हमें एम बी और बी एन का मान निकालना है, तो हम देखते हैं कि इस समीकरण इससे हमें एक इस प्रकार से ये इस प्रकार हमें एक प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, ये समांतर, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है सॉरी ये है बी, और ये क्या है एम। ये इसका से ए एम और ये है बी, तो ये है एंगल थीटा। तो इस प्रकार से अब अगर हम इसमें देखें, हमें निकालना है एम बी का मान, तो एम बी अपॉन ए बी, एम बी अपॉन ए बी। तो एम बी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी एम बी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यानी कि एम बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार से बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो एम बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा और बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू भी साइन थीटा। तो एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा, बी एन इक्वल टू भी आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो हम समीकरण नंबर 1 में एम बी और बी एन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा का मान आ जाएगा ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा। तो ए बी का मान क्या है डी, ए बी है डी, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2d साइन थीटा। अधिकतम तीव्रता के लिए जो डेल्टा है वो क्या होना चाहिए लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ एन इक्वल टू क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हो गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसे ही क्या बोलते हैं ब्रैग का नियम कहते हैं। तो ये हमारी हो गई ब्रैग के नियम भी हो गया, और ब्रैग्स के इक्वेशंस या लावेज इक्वेशन और एक्स-रे डिफ्रैक्शन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आज आपकी ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टर्म से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।